स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कैम विजुअल में। तो हम आज का लेक्चर में देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में उसका डिस्कस करेंगे और जो फॉर्मूला यूज होते हैं सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से, और आप सभी को पता है जो एनर्जी E होता है वो h न्यू के बराबर होता है, और यहाँ जो न्यू है वो है आपका फ्रीक्वेंसी, E है एनर्जी एंड h है प्लांक कांस्टेंट। फिर आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू ये c बाय लैम्डा के बराबर होता है। तो अगर हम न्यू के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एनर्जी E इक्वल टू आएगा h इंटू c बाय लैम्डा। तो फिर आपको ये भी पता है कि जो म्यू आर वेव नंबर होता है वो 1 बाय लैम्डा के साथ इक्वल होता है। तो फिर अगर हम 1 बाय लैम्डा की जगह पर म्यू आर पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा E इक्वल टू सी इंटू एच इंटू न्यू आर। तो यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है? अगर आपको यहाँ पर न्यू का वैल्यू दे सकता है, म्यू आर का वैल्यू दे सकता है और वेव नंबर का वैल्यू दे सकता है और डायरेक्टली आपको एनर्जी पूछ सकता है। तो इस तरह का आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है, और एनर्जी दे देगा आपको, लैम्डा का वैल्यू पूछ देगा। तो वहां से जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा न्यू, म्यू, लैम्डा एंड ई, इनके बीच से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर लीजिए। और एक बात यहाँ आपका जो यूनिट कन्वर्शन थोड़ा मतलब आपको आनी चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम वो भी देखेंगे लास्ट में कहीं। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा आता है डी ब्रोगिल इक्वेशन से। तो आप सभी को पता है जो मैटर रहता है उसका ड्यूअल बिहेवियर है, एक है वो पार्टिकल कैरेक्टर शो करता है, एक वेव कैरेक्टर शो करता है। तो वहां से जनरेट होता है हमारा डी ब्रोगिल हाइपोथेसिस, और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन आपका है लैम्डा इक्वल टू h बाय टी। ये h तो प्लांक कांस्टेंट है, p है मोमेंटम। फिर आपको पता है p इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो हम p के जगह पर मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं m इंटू c, और h इंटू जो ये वाला वैल्यू क्या होता है क्वांटम से है ये 2 इंटू m e v का रूट होता है। तो आप इन तीन फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए। यहाँ से भी आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहाँ लैम्डा दे देगा, मोमेंटम पूछ सकता है। आपको यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ आपको लैम्डा दे सकता है, पी का वैल्यू पूछ सकता है, और यहाँ आपको मास तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड है। तो यहाँ से उस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद रख लीजिए। और डायरेक्टली ये यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम होता है, यहाँ पर वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो इस फॉर्मूला को भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। फिर नेक्स्ट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, वो बोर्स थ्योरी। यहाँ से तो मतलब क्वेश्चन आनी ही आनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इक्वल टू nh/2, जो ये जो हमारा जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है, तो उसका फॉर्मूला है mvr इक्वल टू nh/2। तो ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए। m है मास, v है वेलोसिटी, r है रेडियस। तो ये कुछ नहीं है, वो n है बोर्स ऑर्बिट। अगर ये फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n इक्वल टू 1 होगा, सेकंड सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n इक्वल टू 2 होगा, थर्ड सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n इक्वल टू 3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू आएगा। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो यहाँ जो बोर्स थ्योरी से होता है वहां अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ आपको तीन चीज में फोकस करना पड़ेगा, और वहां से क्वेश्चन आता है। वो एक तो है रेडियस का एक्सप्रेशन, फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो एक एक करके हम तीनों का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जो रेडियस होता है वो है n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू k इंटू z इंटू स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। तो यहाँ आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा? तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि जो रेडियस होता है एन के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड के साथ कैसा है? तो यहाँ जो ये जेड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
n के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के साथ भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है। फिर जो डायरेक्ट आपको वहां पर कौन सा एटम दे देगा, जेड का वैल्यू दे देगा। तो जेड है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1, हीलियम एटम के लिए जेड का वैल्यू 2। तो वहां से आपको जेड का वैल्यू दे देगा, तो कौन सा एटम पूछेगा और वो सपोज कौन सा ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वो हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन एटम है, तो वहां आप डायरेक्टली आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड का वैल्यू 1 ले सकते हैं और एन का वैल्यू 2 ले सकते हैं। तो डायरेक्टली आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का रेडियस का क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है 2 पाई इंटू जेड स्क्वायर के डिवाइडेड बाय एन एच। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वेलोसिटी है जेड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के साथ। तो वहां पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, और कौन से किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो नेक्स्ट आता है एनर्जी, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी से क्वेश्चन तो हर साल ही आता है, क्योंकि वो बहुत बार पूछ चुका है और इस बार पूछ भी सकता है। तो उसका एक्सप्रेशन आप अच्छे से याद रखिए। ये n इक्वल टू जो होता है -2 पाई स्क्वायर me4 इंटू k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z के साथ, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के साथ। अगर हम बोर्स ऑर्बिट को बढ़ाएंगे तो उसका एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के साथ। तो अच्छे से याद रखिए। अगर हम ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, एन का वैल्यू जो अगर बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो आप अच्छे से याद रखिए। ये सब फॉर्मूला जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो हमारा टोटल एनर्जी होता है, और वो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है। तो जो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो भी आपको पूछ सकता है। और वो रिलेशन क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये नेगेटिव साइन है, आप देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से भी कुछ आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सपोज काइनेटिक एनर्जी दे दिया और पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। फिर जो आता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसका एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो ये जो लैम्बडा है आपका वेवलेंथ 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू म्यू बार दैट इज इक्वल टू r इनटू z स्क्वायर इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो यहाँ r तो गैस कांस्टेंट है, सॉरी रिडबर्ग कांस्टेंट, r है रिडबर्ग कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू भी हम देखेंगे। और z क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो यहां से आपका जो सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है वहां से क्वेश्चन आता है। तो आप सभी को पता है जो हाइड्रोजन एटम का सीरीज होता है 5 सीरीज होता है, वो क्या क्या है, लाइमन सीरीज, पाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीपॉट सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, ये जो N1 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, वो फिक्स रहता है। और N2 का वैल्यू क्या होता है, उसके बाद ऊपर से 2 3 4 5 ऐसे ऊपर जाएगा। फिर जो पाल्मर सीरीज होता है वहां N1 का वैल्यू 2 होता है, N2 का वैल्यू 3 4 5 6 ऐसे मतलब जाता है। फिर पास्कल में क्या होता है, N1 इक्वल टू 3, N2 इक्वल टू 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर ब्रैकेट में N1 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू उससे एक नंबर ज्यादा 5 6 7 ऐसे इंक्रीज होगा। फिर P4 में भी N1 इक्वल टू 5, N2 इक्वल टू 6 7 8 ऐसे इंक्रीज होके जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से आपको सपोज लाइमन सीरीज दे दिया और वो कहां से आ रहा है उसका N2 वैल्यू दे देगा, तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है और उसका वेव नंबर क्या है और वेवलेंथ क्या है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूला को याद रखते हुए। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है ऑर्बिटल में उसका पोजीशन क्या है, अनसर्टेन है। तो वहां से एक फॉर्मूला हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, डेल x इंटू डेल p ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। ये है पोजीशन इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
और डेल पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। अगर आपको फिर से पता है जो मोमेंटम होता है p, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। अगर हम p की जगह पर m इंटू v डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका h/4π। तो ये है आपका हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन आता है आपका वो है स्क्रोडिंगर इक्वेशन से, और वो जो इक्वेशन है उसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। वो क्या है, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इनटू ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली याद रखिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और वहां से कुछ नहीं देगा, डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ एक बार क्वेश्चन आया था जो साई होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं जो साई होता है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन है इसको याद रखिए। और एक बात जो यहाँ पर h/2π का वैल्यू को हम h कट ले सकते हैं, उसको भी मतलब जो एक्सप्रेशन देता है डिफरेंट फॉर्म में, तो h कट को h/2π के साथ बराबर होता है। ये वाला भी क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो आप सभी को पता है जो क्वांटम नंबर होता है 4 टाइप का क्वांटम नंबर होता है। वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m एंड स्पिन क्वांटम नंबर यानी s। तो 4 टाइप का क्वांटम नंबर होता है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n इक्वल टू 1, वो रिप्रेजेंट करता है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका फास्ट ऑर्बिट को। अगर n इक्वल टू 2 है तो वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड ऑर्बिट को। इसी तरह n का वैल्यू अगर n इक्वल टू 1 होता है फास्ट ऑर्बिट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k सेल में। और जैसे n इक्वल टू 2 हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट और वो l हो जाएगा। अगर इस टाइप का आपका जो यहाँ से n का वैल्यू डिटरमाइन होता है। और सपोज आपको ऐसे 2p ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल ऐसा दे देगा, तो उसका मतलब क्या है, अगर 2p दे रहा है तो उसका मतलब यहाँ n जो है इसका वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आपको ऐसे अगर कुछ ऑर्बिटल दिया हुआ होगा तो वहां से आप डायरेक्टली n का वैल्यू जो उसका जो कोफिशिएंट होता है स्टोइचोमेट्रिक टाइप का, वो नंबर होता है उसका क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ n इक्वल टू 2 है। फिर नेक्स्ट जो आता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू क्या है l इक्वल टू 0 टू n-1। तो यहाँ अब अगर आपको बोस ऑर्बिट पता है तो आप l का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर अगर l इक्वल टू 0 होता है तो रिप्रेजेंट करता है s और s सब सेल को, l इक्वल टू 1 होता है उसके बाद p, l इक्वल टू 2 होता है तो d, एंड l इक्वल टू अगर 3 होगा वो f सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। उसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है जो l का वैल्यू एंगुलर मोमेंटम, तो जो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है nh/2π। इसको भी आप याद रख लीजिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है l इक्वल टू nh/2π। फिर होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो होता है कैपिटल L। उसका फॉर्मूला क्या है h/2π इंटू रूट ओवर ऑफ l इंटू l+1। इस फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है एक ऑर्बिट का, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, और उसका वैल्यू है m इक्वल टू -l2 प्लस l। तो यहाँ अगर आपको l का वैल्यू दिया हुआ होगा, कौन सा सबसेल का वैल्यू दिया हुआ होगा, तो आप डायरेक्टली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर s। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक क्लॉकवाइज में सर्कुलेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज में सर्कुलेट कर सकता है। और क्लॉकवाइज का वैल्यू अगर आप प्लस आप ले रहे हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज में वो रिपल होगा उसका वैल्यू आप लेंगे -हाफ। तो यहाँ डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, और वो फॉर्मूला है μ इक्वल टू n इंटू n+2 का रूट ओवर बोर मैग्नेट। तो यहाँ पर जो n है, n इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो n है, जो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके हिसाब से आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बार बार आता है यहाँ से, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये आनी चाहिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 रिप्रेजेंट किया हुआ तो इसको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये वाला
इस टाइप का रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको ओनली डिटरमाइन करना है इस टाइप का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर और दो फॉर्मूला यहाँ पर आता है और वो वहां से भी क्वेश्चन आता है, वो है द मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम। तो जो एटम होता है उसका मैक्सिमम स्पिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है हाफ इंटू एन। हाफ के जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम आपको मिल जाएगा। फिर और एक क्वेश्चन आता है एंगुलर लोड। तो वो क्या है देख सकते हैं, जो टोटल नंबर एंगुलर लोड वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं n-1 से। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट चलिए देखते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जो यूनिट है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपको कैलकुलेशन में यूज होगा, तो इसको भी आप याद रखिए। तो पहले देखते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या है 6.023 × 10⁻23। ये तो आप क्लास 11 से पढ़े हैं। फिर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू क्या है 9.31 × 10⁻31 kg। ये यूनिट केजी में दिया हुआ है। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻28 ग्राम। फिर जो है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 × 10⁻, ये है -27 kg। अगर इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻24 ग्राम। सही है। नेक्स्ट जो है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, इसको हम H के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू है 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये देख सकते हैं जो यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है वो जूल सेकेंड में है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। फिर नेक्स्ट है बोर्स रेडियस, उसका वैल्यू क्या है 5.29 × 10⁻11 मीटर। ये जो यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर मीटर के यूनिट पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसका वैल्यू क्या है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो दिया गया है ये मीटर पर सेकेंड है। इसको अगर सेंटीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर करने से 100 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है उसका वैल्यू सेम रहता है। फर्क इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है नेगेटिव एंड प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव। तो यहाँ उसका वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 और जो यूनिट दिया है वो कूलम में है। सही है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, ये बार बार आपका क्वेश्चन में यूज होगा, वो है गैस कांस्टेंट एंड आर वैल्यू। वो क्या है R = गैस कांस्टेंट और आर वैल्यू, इसका जो वैल्यू है डिफरेंट यूनिट पे डिफरेंट वैल्यू है। आप देख सकते हैं पहला वैल्यू जो है 8.314 है, वो कौन से यूनिट पे जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पे है। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है कैलोरी पे दिया गया है 2 कैलोरी पर केल्विन मोल ये है। और एक वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन मोल। तो आपका क्वेश्चन में जो यूनिट से आंसर मांगा होगा उस वैल्यू को आप वहां पर डाल लीजिए। तो यहाँ पर वो वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर मतलब करेक्ट आएगा। तो उसको भी इसका वैल्यू भी आप अच्छे से देख लीजिए। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का वैल्यू। तो जो हमारा 1 और इक्वल टू कितना है 10⁻⁷ जूल। इसका वैल्यू बार बार यूज होगा जब एनर्जी वैल्यू के कैलकुलेशन में। नेक्स्ट 1 कैलोरी इक्वल टू कितना है 4.184 जूल है। तो इसका वैल्यू को भी आप अच्छे से याद रखिए। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 × 10⁻19 जूल। ये भी बहुत यूज होता है एनर्जी कैलकुलेशन में। नेक्स्ट और एक अच्छा यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और मीटर में क्या होगा 10⁻⁸ मीटर होगा। इसका वैल्यू को भी आप अच्छे से याद रखिए। फिर नेक्स्ट जो है 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg और ये अगर न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ होगा तो 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो पास्कल के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसको भी आप फोर्स जो जहां पर यूज होगा इसका यूनिट मतलब जरूरत होगा। नेक्स्ट और एक यूनिट है जो है हमारा
जो 100 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर क्यूब। ये वाला भी बहुत यूनिट आता है, वहां पर जहां पर आपको 100 लीटर दिया हुआ होगा उसको आप 1 मीटर क्यूब ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसको सेंटीमीटर में डीएमक्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, ये इधर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10⁻³ cm³ होगा, और डीएमक्यू में देखेंगे तो डेसीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 डीएमक्यू हो जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हैं 1 लीटर जो होता है 1 डीएमक्यू के साथ बराबर होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये भी आपका जो कैलकुलेशन में यूज होगा। तो इतना जो वैल्यू डाटा दिया गया है इसको अच्छे से देखिए, याद रखिए, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेशन में यूज होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही। थैंक यू।